शुरुआत करते हैं रॉबर्ट वाड्रा की इस खबर से, जो एक बार फिर सुर्खियों में आती हुई दिखाई दे रही है। सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर के आरोपों का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री के कार्यालय ने अपने हलफनामे में इलाहाबाद हाईकोर्ट में कहा है कि रॉबर्ट वाड्रा पर लगाए गए तमाम आरोपों में कोई दम नहीं है। संयुक्त सचिव धीरज गुप्ता ने कहा है कि यह दो व्यक्तियों के बीच का निजी मामला है जो कि पूरी तरह से व्यावसायिक है और इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय को, जिसे कि एक पार्टी बनाया गया था, इस केस में उसकी कोई भूमिका नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से स्पष्टीकरण है कि रॉबर्ट वाड्रा के मामले में न तो उसके पास कोई जांच का दरिया बनता है और न ही यह मामला गंभीर है। रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने जो याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की थी, पीएमओ की ओर से दिए गए शपथ पत्र में उसकी आलोचना की गई है। पीएमओ के संयुक्त सचिव धीरज गुप्ता की ओर से दायर शपथ पत्र में इस मामले को दो व्यक्तियों के बीच का निजी व्यावसायिक मामला करार दिया गया है। शपथ पत्र में यह भी कहा गया है कि मामले से जुड़े लोगों ने सफाई दे दी है, लिहाजा वाड्रा पर लगाए गए आरोप गलत और बेबुनियाद हैं और राजनीति से प्रेरित हैं। धीरज गुप्ता की ओर से दायर इस शपथ पत्र में नूतन की याचिका को आधारहीन करार दिया गया है। धीरज गुप्ता का कहना है कि याचिका अखबार की कतरनों को जोड़कर दायर की गई है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, बस पब्लिसिटी पाने का स्टंट है। हालांकि शपथ पत्र में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि प्रधानमंत्री को भेजे गए आवेदन पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है। याचिका पर 29 नवंबर को सुनवाई होने वाली है। अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। तो हम आपको यह बता दें कि जिस तरीके से याचिका दायर की गई थी उस पर भी सवाल उठाए गए हैं प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा, और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि रॉबर्ट वाड्रा के बारे में छानबीन को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय का साफ तौर पर कहना है कि यह एक व्यावसायिक मामला है और ऐसे में प्रधानमंत्री कार्यालय की इसमें कोई भूमिका नहीं बनती है जांच करने को लेकर भी, और ऐसे भी इसमें जो भी प्रावधान है उसके तहत तमाम चीजें की गई हैं। ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर उंगलियां उठाना कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोरने के बराबर है, क्योंकि इसमें कहीं भी कोई मामला नहीं आता है। गौरतलब यहां पर यह बात है कि रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर यह आरोप था कि उनको किसी तरीके से फायदा पहुंचाया गया, वो भी डीएलएफ के जरिए, जब डीएलएफ ने उन्हें जमीन लेने के मामले में जमीन के पोजेशन से पहले ही पूरी की पूरी रकम अदा कर दी थी। और माना यह जा रहा था कि ओहदे की वजह से, कहीं ना कहीं सोनिया गांधी के दामाद होने की वजह से रॉबर्ट वाड्रा को यह फायदा पहुंचाया गया था। और कुल मिलाकर उनके ऊपर इस बारे में तमाम उंगलियां उठाई जा रही थी और साथ ही साथ कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी के ऊपर भी उंगलियां उठाई जा रही थी। एक दूसरी बड़ी खबर जो आपके सामने अब हाजिर है, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा है कि एफडीआई के मुद्दे पर सरकार वोटिंग के लिए तैयार है। आज तक से खास बातचीत में कमलनाथ ने सरकार की रणनीति का खुलासा किया। आप जिद क्यों कर रहे थे कि वोटिंग नहीं होगी, वोटिंग नहीं होगी, वोटिंग नहीं होने देंगे, अब आखिरकार क्यों राजी हो गए? क्या 1-2 का 4 किया सरकार ने कि डीएमके जो तो अब तक जिद कर रही थी कि आपका साथ नहीं देगी एफडीआई के मुद्दे पर, आखिरकार वो आपके साइड में आ गए? कुछ तो किया होगा पर्दे के पीछे, बताइए क्या किया आपने? नहीं, ये कोई इसमें डील की बात नहीं है। 2 दिन तो चर्चा में ही चला गया। मैंने 2 दिन पहले 26 तारीख को मीटिंग करी सब दलों के साथ। मैं चाहता था कि सब दल अपनी बात सबके सामने रखे और ये बात स्पष्ट हुई। ये तो परसों की बात है। तो उसके बाद हमने तय कर लिया कि ये बहस होए। आज छुट्टी थी तो अब ये हमने तय कर लिया है और अब ये बहस चलेगी। कोई डीएमके के साथ, डीएमके हमारी अलायंस की, हमारी गठबंधन की पार्टनर रही है, हमने उनके साथ चुनाव लड़े हैं, तो कोई इसमें डील की बात नहीं है। हमारे पास पहले भी नंबर्स थे, आंकड़े थे और अभी भी है। जो पहले थे वो अब है और आगे भी रहेंगे। इतना सरल नहीं है कमलनाथ जी, क्योंकि विपक्ष तो सत्र शुरू होने से पहले से ही कह रहा था कि 184 के तहत अगर वोटिंग नहीं हुई तो वो संसद को नहीं चलने देंगे। डीएमके पब्लिकली कह रहा था कि हम सरकार के साथ में नहीं है। एकाएक करुणानिधि अपना मूड बदल लेते हैं, अब्सटेन नहीं करेंगे, वो तो आपके पक्ष में वोट डालेंगे क्योंकि उनकी बेटी कन्नी मोड़ी के खिलाफ केस चल रहा है, डीएमके के वरिष्ठ नेता राजा के खिलाफ केस चल रहा है। तो कुछ तो आपने वायदे किए ही होंगे। डीएमके का सपोर्ट मुफ्त में थोड़ी मिला आपको। इसमें कोई सौदे की बात नहीं है। डीएमके आज भी एफडीआई के खिलाफ है। आज भी वो एफडीआई को सपोर्ट नहीं कर रही। पर जिस प्रकार का प्रस्ताव, जिस प्रकार की बहस वोटिंग के अंतर्गत जो बीजेपी लाना चाहती है वो उसके खिलाफ है और भी पार्टियां उसके खिलाफ हैं।
चलिए, आपने बहुत बड़ी खबर हमारे दर्शकों को दी कि आखिरकार बहस भी होगी, वोटिंग भी होगी। आपको उम्मीद है कि नंबर्स आपके साथ हैं। तो अब ये बताइए कि ये बहस कब होगी? कल होगी, परसों होगी, या आपको लगता है कि अगले सप्ताह के शुरू में ही बहस होगी, वोटिंग होगी? और क्या जिस तरीके से न्यूक्लियर डील के टाइम पर हमने देखा, खूब तमाशा हुआ, जोड़ तोड़ हुई, कैश फॉर वोट्स हुआ, उसी तरह का ड्रामा इस बार भी रहेगा, या आपको लगता है कि इस बार बड़ी आसानी से आप वोट जीत जाएंगे? ये साधारण बात है और मैं सोचता हूं इसमें कोई सौदे वाली बात नहीं है। पता नहीं क्योंकि हम इसे माने हैं तो ये इसमें क्यों ये ऐसी बात सोची जा रही है। ये बहस हमारा सुझाव रहेगा स्पीकर को और कल हमारी मीटिंग में कि ये अगले हफ्ते होए, अगले हफ्ते शुरू में हो जाए। ये कल होनी संभव नहीं है। परसों प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस है, तो अगले हफ्ते ये होगा। यही हमारा सुझाव रहेगा कि अगले हफ्ते जल्दी से जल्दी कर लें। और मुझे विश्वास है कि इसमें कोई जोड़ तोड़ की बात नहीं है। मैं जानता हूं कि कौन सी पार्टियां, उन्होंने तो बात अपनी कर दी। उन्होंने तो जो हमारी सब दलों के साथ बैठक थी उसमें कर दी कि हम कोई वोटिंग नहीं चाहते। तो मुद्दा वोटिंग का था। एफडीआई के पक्ष में है या विपक्ष के है वो अलग बात है, पर मैं जानता हूं कि वो वोटिंग के पक्ष में नहीं थे और जब ये इसकी बहस होगी ये बात स्पष्ट हो जाएगी। तो एफडीआई पर संसद में सख्ती परीक्षण के लिए सरकार लगभग तय दिखाई दे रही है। वोटिंग टालने की सरकार की कोशिशें नाकाम होती हुई दिखाई दी हैं। बीजेपी के नेता सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के साथ संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ और राजीव शुक्ला की बातचीत लगभग बेनतीजा रही, ऐसा माना जा रहा है। बीजेपी ने अपना रुख भी नरम करने से साफ इनकार कर दिया था। अब सरकार ने कहा है कि स्पीकर जिस भी नियम के तहत चाहे बहस करा सकती है और सरकार इसके लिए तैयार है। UPA is fully united and all constituents of the UPA have said that they are firmly behind the government in any discussion or debate in Parliament. यूपीए समन्वय समिति की बैठक के बाद मंगलवार को सरकार ने बहुमत का दावा तो कर दिया, लेकिन बुधवार सुबह वो मुख्य विपक्षी दल बीजेपी को फिर मनाती नजर आई। संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ करीब सवा घंटे तक लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज और राज्यसभा में नेता विपक्ष अरुण जेटली को इस बात के लिए तैयार करते रहे कि वो एफडीआई के नियम 184 के तहत बहस की मांग छोड़ दें। इस बैठक में संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला भी मौजूद थे, लेकिन मैराथन बातचीत के बाद भी बीजेपी अपने स्टैंड से रत्ती भर भी पीछे नहीं हटी। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमें बहुमत का विश्वास है। आप भी ये कह रहे हैं कि डीएमके ने भी आपका साथ देने की बात कर ली है, आंकड़ा आपके पक्ष में है। तो अगर आंकड़ा आपके पक्ष में तो आप वोट क्यों नहीं करा लेते? और हमने ये भी कहा कि अगर आंकड़ा आपके पक्ष में नहीं भी निकला और 184 का हमारा प्रस्ताव पारित भी हो गया तो सरकार थोड़ी गिरेगी, केवल एफडीआई जाएगी। बीजेपी का कड़ा रुख देखने के बाद कमलनाथ ने फिर वही स्टैंड दोहराया कि लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति जिस भी नियम के तहत बहस कराना चाहें, सरकार तैयार है, क्योंकि सरकार के पास नंबर है। हम संसद चलाना चाहते हैं और मैं दोनों सदन के अध्यक्षों को यही सूचना दूंगा आज कि आप जो फैसला करें हमें मंजूर है, पर सदन आवश्यक चले। हमें संख्या की चिंता नहीं है। संसद का एक सत्र धुल गया तब सरकार 2G पर जेपीसी बनाने को राजी हुई। शीतकालीन सत्र के 4 दिन बर्बाद हुए। अब सरकार किसी भी नियम के तहत एफडीआई पर चर्चा करवाने को तैयार है। सवाल ये उठता है कि अगर विपक्ष की मांग के सामने घुटने टेकने ही हैं, तब इतने दिन पैसे और कामकाज की बर्बादी क्यों? सवाल उठता है कि जब यूपीए समन्वय समिति की बैठक के बाद ही सरकार बहुमत को लेकर आश्वस्त थी, तो फिर बीजेपी को मनाने की कवायद क्यों? क्या सरकार को नंबर को लेकर शक है? आंकड़ों पर नजर डालें तो सरकार के पक्ष में फिलहाल 245 सांसद हैं। समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने वोटिंग को लेकर रुख तो साफ नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक विरोध में वोट न करने का भरोसा जरूर दिया है। दोनों के 43 सांसद को जोड़ दें तो यह आंकड़ा 288 तक पहुंच जाता है। सरकार को ये राहत वाली स्थिति मिली है डीएमके से, जिसने सरकार का साथ देने का वादा किया है। डीएमके सुप्रीमो करुणानिधि से मिलकर केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला ने इसके लिए आभार भी जताया। I wanted to just pay my respects to him. Also at the same time thank him for the support that he's giving to the UPA in the most of the things that are coming up in the parliament. We are very grateful to him.
इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि विपक्ष को मनाने के लिए सरकार एफडीआई को लेकर कुछ नरम हो सकती है। इसके तहत बीमा क्षेत्र से एफडीआई पर 26% की सीमा खींची जा सकती है। संसद की स्थायी समिति ने ऐसी ही सिफारिश की थी। बहरहाल फैसला अब स्पीकर के हाथ में है। फिलहाल हालात का इशारा यही है कि सरकार के लिए संसद में एक और शक्ति परीक्षण को टालना मुश्किल है। चेन्नई से प्रियमवदा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। दरअसल माना यह जा रहा है कि सरकार ने जैसे ही अपने सहयोगियों को बनाया और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी और बीएसपी से यह भरोसा पाया कि बहस तो होगी लेकिन वोटिंग के समय वॉकआउट कर देंगे, तो जाहिर सी बात है सरकार के पास अब संख्या बल है और ऐसे में सरकार अब किसी भी नियम के तहत वोटिंग कराने को या फिर चर्चा कराने को तैयार है। आइए अब बात करते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी जो भी करते हैं उसकी शायद चिंता नहीं करते, ताल ठोक कर करते हैं। अमित शाह जो कि सोहराबुद्दीन केस में फंसे हुए थे, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर टिकट दे दिया है। सवाल यह उठता है कि क्या मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी मानते हैं कि अमित शाह बेदाग हैं? सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ का दाग झेल रहे गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री अमित शाह पर बीजेपी और मोदी ने फिर पूरा भरोसा जताया है। 2002 और 2007 में अहमदाबाद के सरखेज विधानसभा सीट से जीते अमित शाह को मोदी ने इस बार नारायणपुरा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने का टिकट दिया है। सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ केस की वजह से अमित शाह को 2010 में गृह राज्य मंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। अदालत के आदेश के बाद 19 महीने तक उन्हें राज्य से बाहर रहना पड़ा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बेल पर छोड़ा और राज्य में जाने की इजाजत दी तो मोदी भी उन पर मेहरबान हो गए। नारायणपुरा अमित अनिल चंद्र शाह। बीजेपी ने दागी अमित शाह को फिर से चुनावी मैदान में उतारने का टिकट दिया तो कांग्रेस को हमले का मौका मिल गया। अब ये तो गुजरात की जनता को देखना चाहिए कि अमित शाह जिनके खिलाफ दुनिया भर के आरोप हैं, ऐसे व्यक्ति को उन्हें चुनाव जिताना चाहिए, नहीं जिताना चाहिए। और दूसरा ये भी है कि किस प्रकार के लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने प्रश्रय दिया है, इसको भी देखना। अमित शाह की वजह से बीजेपी को बार बार कटघरे में खड़ा किया गया है। गुजरात की मोदी सरकार बार बार सवालों के घेरे में आई है, लेकिन बीजेपी और मोदी को सवालों की फिक्र कहां है। अमित शाह पर लगे आरोपों की फहरिस्त भले ही लंबी हो, लेकिन आका मोदी का उन पर अटूट भरोसा है। तभी तो किसी की परवाह किए बिना उन्हें उम्मीदवार बनाया। अब भले ही इसके लिए बीजेपी को ही फायर फाइटिंग क्यों न करनी पड़े। कैमरामैन हिमांशु के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक। दिल्ली के साकेत में जी न्यूज और जी बिजनेस के संपादकों को 2 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। इन दोनों संपादकों की गिरफ्तारी के विरोध में जी न्यूज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपना पक्ष रखा था। जी का कहना है कि गिरफ्तारी राजनीतिक दबाव में की गई है, जबकि नवीन जिंदल का कहना है कि यह मामला अदालत में है, इसलिए कुछ भी कहना उनके लिए उचित नहीं होगा। जी समूह को दिल्ली की साकेत अदालत ने झटका दिया है। अदालत ने दोनों संपादकों की जमानत खारिज कर उन्हें 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। अदालत के इस फैसले के साथ जी समूह की नैतिक ताकत को चोट लगी है। हालांकि जी ग्रुप ने इस गिरफ्तारी पर शुरू से सवाल उठाए और दोनों पर लगे जबरन वसूली की कोशिश के आरोपों को खारिज कर दिया। जी न्यूज के सीईओ ने कहा कि घूस देने की पेशकश पहले नवीन जिंदल ने की थी। सच्चाई यह है कि पहले उनने हमें पैसा ऑफर किया। मिस्टर जिंदल इज द वन हु ऑफर्ड दिस मनी, क्लियर कराए पहले हमारे एडिटर्स को पर्सनली और फिर कंपनी को। और उनने हमारी कंपनी को और कई तरीके से और हमारे वेरियस ऑफिशियल्स को कई तरीके से प्रेशर डालना शुरू किया। नवीन जिंदल सीडी मामले में नाम आने के बाद और गिरफ्तारी के बाद आज जी न्यूज के 2 एडिटर्स सुधीर चौधरी और समीर अहलूवालिया को दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने इन्हें आज 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया और उनसे उनकी जो पहले बेल एप्लीकेशन थी उसको भी खारिज किया। अब इनको 30 तारीख को फिर से यहाँ अदालत में पेश किया जाएगा और बताया जाएगा कि आखिरकार 2 दिन की पुलिस कस्टडी में क्या जांच में निकल करके आया। जी समूह का कहना है कि दिल्ली पुलिस शर्मनाक तरीके से पेश आ रही है और कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल के दबाव में काम कर रही है। जी का कहना है कि जब उनके संपादक पुलिस की पूछताछ और जांच में पूरा सहयोग कर रहे थे, तब उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया। हमने कभी इसको डिनाई नहीं किया है कि ये कन्वर्सेशन हुआ था और जो सीएफएसएल रिपोर्ट की कल बात हुई है, हम
मतलब वो अनालास भी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि अरेस्ट कर दिया जाए, क्योंकि वो दोनों फुली कोऑपरेट कर रहे थे पुलिस इन्वेस्टिगेशन। जी समूह ने दावा किया कि जब से जी न्यूज ने कोल ब्लॉक स्कैम की खबरें दिखानी शुरू की, जिंदल ग्रुप की ओर से अपील आने लगी कि वो कोयला घोटाले से जुड़ी खबरें न दिखाएं। यहां तक कि नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल ने भी उन पर दबाव बनाने की कोशिश की। जी का कहना है कि 65 साल के लोकतंत्र में ये दूसरा मौका है जब मीडिया के हाथ पैर तोड़ने की कोशिश की गई है। लेकिन नवीन जिंदल ने कहा कि CFSL लैब से ये रिपोर्ट आ गई कि टेप से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। हालांकि उन्होंने मामला अदालत में होने का हवाला देकर कोई सीधी टिप्पणी करने से मना कर दिया। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है, तो इसमें मेरा कुछ भी बोलना अनुचित है और ये मामला कोर्टों में भी है, तो इसलिए मैटर सब जुडिस है, तो ये इस केस के बारे में मेरा कुछ भी बोलना अनुचित है। थैंक यू। अब अदालत के फैसले के बाद नवीन जिंदल का मनोबल ऊंचा हुआ है। उनका कहना है कि अदालत अपना काम कर रही है। हालांकि जिंदल ग्रुप के HR हेड ने कहा कि उनसे 100 करोड़ जबरन वसूल करने की कोशिश एक अपराध थी, जिस पर अदालत फैसला करेगी। मंगलवार की रात को जी न्यूज के न्यूज हेड सुधीर चौधरी और जी बिजनेस के हेड समीर अहलूवालिया को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर जिंदल समूह से 100 करोड़ की वसूली की कोशिश के आरोप लगे थे। शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आंचल आनंद, दिल्ली आज तक। कैप्टन सौरभ कालिया, भूले नहीं होंगे शायद आप इस वीर सपूत को। कारगिल की लड़ाई में कैप्टन कालिया ने देश के लिए शहादत दी थी, लेकिन 13 साल से इस शहीद का परिवार इंसाफ के लिए भटक रहा है और सरकार ने अब तक इस परिवार की सुध नहीं ली है। क्या है यह पूरा मामला, देखिए हमारी रिपोर्ट। सौरभ सिंह कालिया भारतीय फौज का पूर्व कैप्टन। कारगिल की लड़ाई में मातृभूमि पर जान न्यौछावर करने वाला देश का जांबाज फौजी। 13 साल पहले जब जंग के मैदान में सौरभ कालिया की शहादत की खबर आई थी, तो बेटा खोने पर आंसू भी नहीं बहा पाए थे पूर्व साइंटिस्ट डॉक्टर N.K. कालिया। बेटा देश के लिए बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुआ था। एक वीर की शहादत पर भला आंसू कैसे, लेकिन 13 साल बाद आज पिता का कंधा झुका हुआ है। मन में सरकार से ठगे जाने की कसक है। डॉक्टर कालिया की मांग है कि उनके बेटे को युद्धबंदी बनाए जाने के दौरान पाकिस्तान में यातना देकर मारने का मुद्दा सरकार पाकिस्तान और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उठाए। लेकिन डॉक्टर कालिया के मुताबिक 13 सालों से रक्षा मंत्रालय, सेना मुख्यालय और PM ऑफिस के चक्कर काटने के बावजूद सरकार ने किसी भी मंच पर यह मुद्दा नहीं उठाया। थक हार कर अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एक मेरा प्रण है कि जब तक मैं जीवित हूं, इसमें इशू को उठाऊंगा। और ये इशू सौरभ का नहीं है, ये भारतीय सेना के हर जवान का है, हर अफसर का है। तो ये मेरा प्रयास है कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट में इसको उठाएंगे तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार को प्रेशराइज करे कि इस इशू को इतने सालों में क्यों नहीं उठाया। 15 मई 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी रेंजरों ने कैप्टन कालिया को 5 अन्य फौजियों के साथ युद्धबंदी बना लिया था। 22 दिनों तक उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई, जिससे उनकी मौत हो गई। इसके बाद बुरी तरह से शत विक्षत शरीर को भारत को सौंप दिया गया। डॉक्टर कालिया के मुताबिक उनके बेटे के साथ पाकिस्तान में जो कुछ हुआ वो जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन है और पाकिस्तान को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन उनकी मांग 13 साल से अनसुनी होती रही। अक्सर राजकाज में हो जाता है। अंग्रेजी का एक मैंने अभी अन्य चैनलों को कहा, दी अर्जेंट टेक्स प्रेसिडेंस ओवर द इम्पोर्टेंट। अभी यही हुआ, उसमें कारगिल के तुरंत बाद दूसरे हमारे ऊपर चुनौतियां आई। ये कार्रवाई शुरू हो गई थी कि इसकी जांच की जाए और इसको पूरी इसकी तफ्तीश करके जो कुछ भी हम कर सकें करें, क्योंकि ये केवल कैप्टन कालिया को नहीं हुआ था, स्क्वाड्रन लीडर
एक एयरफोर्स के जो अफसर थे उनके साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार हुआ था। Possible, frankly, will be done, but I don't want to give you a commitment now of any nature. सवाल उठता है कि क्या ये शर्मनाक नहीं है? पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की खातिर हम अपनी माटी के लाल से नाइंसाफी कर रहे हैं। कैप्टन कालिया का केस भारत अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में उठाने से क्यों हिचक रहा है? क्या किसी के पास कोई जवाब है? बात का दुख है कि ये प्रकरण इतने दिन तक लंबित रहा और इंटरनेशनल कोर्ट में क्या संभावनाएं हैं, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। जिनेवा कन्वेंशन के अंतर्गत किसी भी प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ बदसलूकी नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार को इस मामले में पहल करना चाहिए। एक पिता को 13 साल से इंसाफ का इंतजार है। देश जवाब चाहता है, लेकिन क्या सरकार के कानों तक ये आवाज पहुंचेगी? गौरव सावंत, दिल्ली, आज तक।